शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। यूँ तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बता दूँ कि मैं लखनऊ से उत्तम सिंह आपका दोस्त आपके लिए छोटे-छोटे वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप और फ़ेसबुक के लिए लेकर के हाज़िर होता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लखनऊ के एक साहित्यकार पंडित रूपनारायण पांडे जी के बारे में, जिनका कि 1884 ईस्वी में जन्म हुआ था और ये लखनऊ के रानी कटरा इलाके के खेत गली नामक स्थान पर रहते थे। और इनका हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं पे समान रूप से अधिकार था। बचपन से ही साहित्य में इनकी बड़ी अभिरुचि थी और ये बड़ी अच्छी रचनाएँ लिखने लगे थे और 17 साल की उम्र में इन्होंने शुक्रोक्ति सुधासागर नाम के एक ग्रंथ का अनुवाद किया था। जिसे देख के बड़े-बड़े लोग चकित रह गए थे कि इतनी कम उम्र में कैसे इन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला है। अच्छे अनुवादक, अच्छे कवि, अच्छे संपादक थे पंडित रूपनारायण पांडे जी। और 1922 में नवल किशोर प्रेस की पत्रिका माधुरी बड़ी अच्छी साहित्यिक पत्रिका थी, उसके संपादन का भार इनको सौंप दिया गया। 5 साल तक वहाँ का संपादन करने के बाद एक और साहित्यिक पत्रिका सुधा, जो कि श्री दुलारे लाल भार्गव जी की थी, वहाँ पर इन्हें बुलाया गया और वहाँ पर इन्होंने संपादन का कार्य किया। लेकिन 1936 से 1950 तक फिर से नवल किशोर प्रेस में इनको बुला लिया गया और ये माधुरी पत्रिका का संपादन करते रहे। कमलाकर के नाम से कविताएँ लिखते थे और पराग नाम का इनका एक कविता संग्रह बड़ा मशहूर है, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ हैं। इन्होंने एक साहित्यिक संस्था भी बनाई थी जिसका नाम शतदल था। इसमें लखनऊ के तमाम साहित्यकार जमा होते थे। साहित्य के और हिंदी के बारे में बातचीत करते थे और हिंदी के उत्थान के बारे में सब अपनी-अपनी राय रखते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान के बड़े नामचीन साहित्यकार रहे हैं और उनकी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती निकलती थी। सरस्वती में किसी की रचना का छपना समझिए उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। ऐसे में क्या हुआ कि पांडे जी की एक रचना सरस्वती में उसको स्थान मिला। आचार्य जी को भी वो कविता बड़ी पसंद आई। खैर, एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लखनऊ आना हुआ और पांडे जी के पड़ोस में एक वाजपेयी जी रहा करते थे। तो वाजपेयी जी के यहाँ आकर के जब आचार्य जी रुके, तो बात ही बात में ये चर्चा हुई कि रूपनारायण पांडे हमारे पड़ोस में रहते हैं। उन्होंने कहा, भाई बुलाओ, हम मिलेंगे, ये तो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी पत्रिका में भी इनकी कविता छप चुकी है। जब आचार्य जी ने देखा तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, कहने इतनी कम उम्र का लड़का और इतनी अच्छी रचनाएं लिखेगा। लेकिन साहब बताया कि नहीं साहब, यही लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हमें कोई राष्ट्रभक्ति की कविता सुनाओ। उन्होंने अपनी कविता की चंद पंक्तियाँ सुनाई जो कि इस तरह से थी: स्वाभिमान के साथ विनय हो, स्वावलंब के साथ विजय हो, राष्ट्रभक्ति से भरा हृदय हो, जीवन पथ पर चलें अभय हो। आचार्य जी बड़े खुश हुए, कह रहे हैं तुम बहुत अच्छी कविता लिखते हो, बहुत राष्ट्रभक्ति भी तुम्हारे अंदर है। अच्छा, हम तुम्हें एक वाक्यांश देते हैं, एक पंक्ति देते हैं और तुम हमें एक समस्या पूर्ति करके दिखाओ, एक पूरा छंद लिखो जिसमें इस वाक्यांश को बिल्कुल सही तौर से प्रयोग करो। पांडे जी ने हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, आप आज्ञा दें आचार्य जी। आचार्य जी ने उन्हें एक पंक्ति दी जो थी अंगना अनंग की। अंगना यानी शरीर और अनंग यानी कामदेव। और साथ में शर्त रख दी कि एक ऐसा छंद बना करके मुझे सुनाओ जिसमें कहीं भी श्रृंगार रस ना हो। अब देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि कामदेव की चर्चा हो, श्रृंगार रस कहीं पर ना हो। लेकिन रूपनारायण पांडे जी भी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा छंद बना करके आचार्य जी के सामने रखा। छंद आप भी सुनिए, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। इसमें वर्णन है उस समय का जब शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को भस्म किया था। तो देखिए पांडे जी इसको किस तरह से लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि शंकर की सेवा में उमा को उपस्थित देख, काम ने वसंत ने चढ़ाई एक संग की। योगी राज का भी मन चंचल हुआ मगर, रोग दी प्रवृत्ति वहीं बढ़ती उमंग की। और रोष से तृतीय नेत्र खोल कर देखते ही, देखिए शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल रहा है, रोष से तृतीय नेत्र खोल कर देखते ही राख ही दिखाई पड़ी मदन के अंग की। और होकर अचेत ज्यों हो जड़ से उखाड़ी गई, लता के समान गिरी अंगना अनंग की। आचार्य द्विवेदी जी गदगद हो गए, मुग्ध हो गए। उन्होंने पांडे जी को गले से लगा लिया और बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, अच्छा देखो, एक दोहा सुनाओ। इस दोहे के लिए हम तुम्हें एक समस्या पूर्ति देते हैं, ढोल की पोल। बेटा अभी सुनाओ। पांडे जी ने हंस के उनसे कहा कि शंख बड़ों के मुंह लगा, बोले ऊंचे बोल, पर भीतर से देखा तो वही ढोल की पोल। आचार्य जी बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उनकी तमाम रचनाओं को उन्होंने सराहा
और इस तरह से रूप नारायण पांडे जी ने हमारे शहर लखनऊ का नाम भी बहुत ऊंचा किया। और बहुत अफ़सोस की बात तो ये थी कि बहुत ज़्यादा लंबा जीवन उनको नहीं मिला और 12 जून 1958 को उनका देहावसान हो गया। इसके साथ ही लखनऊ ने एक अच्छे साहित्यकार को खो दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और अगली बार जब तक मैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप सबों को मेरा सलाम।